सो गाइज हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट सेशन आ चुका है। जो लोग SSC, UHS, CEE और AAU CET का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चंस को लाया गया है। जिन्होंने केमिस्ट्री का प्रिपरेशन नहीं किया उनके लिए मेरा जो वाइट कोड अचीवर्स ऐप है या फिर मेरे व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट करके मैं तुमको लिंक दिलवा सकता हूँ। वहाँ पे ये 2 कोर्सेज ऑलरेडी लाइव है। वहाँ पे मैंने थ्योरी को 30 मिनट्स के लेक्चर में पूरा फिजिकल केमिस्ट्री और पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाल के रखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बाय टुमारो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो भी ऐप में आ जाएगा, तो तुम प्रिपरेशन पूरा का पूरा रेडी हो जाओगे। इनफैक्ट हाई सेशन का ये पहला सेशन है, हम लोग ऐसा 4 सेशन लेंगे। जो लोग री नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए रैपिड रिवीजन कोर्स है। जैसे ही मैं ये सेशंस खत्म करूंगा मैं फिर नीट ओरिएंटेड MCQs डिस्कस करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो अपने एग्जाम तक डेफिनेटली एवरी डे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ, और उनमें से जैसा कि मैंने कहा है क्वेश्चन आएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं तुमको क्वेश्चन दूंगा, इसमें 50 क्वेश्चन है। तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको खुद से अटेम्प्ट करने का ट्राई करना है, और फिर मैं आके एक्सप्लेन करूंगा। जब जब जरूरी पड़े वीडियो को पॉज कर लेना। पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मैं साइड भी हो जाऊंगा ताकि तुम लोग लिख पाओ अगर मैंने कुछ लिखा तो। Which of the following concentration terms is independent of temperature? देखो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थ्योरेटिकली एक वन ऑफ द हाई यील्ड क्वेश्चंस है। अगर तुमको पूछा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि वॉल्यूम वाला टर्म फॉर्मूला में नहीं आना चाहिए, क्योंकि PV इक्वल टू nRT से जब हम लोग रिलेट करते हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बनता है। तो जब तुम देखोगे यहाँ पे मोलारिटी का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आता है, नॉर्मेलिटी में भी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आता है, फॉर्मेलिटी में भी आता है। लेकिन ये जो मोलालिटी है, मोलालिटी का फॉर्मूला में ऊपर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे होता है मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मोलालिटी होगा। वॉल्यूम वाले टर्म्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट, ये मैंने थ्योरी में भी लिखवाया है। द कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, जिन्होंने मेरा सॉल्यूशन चैप्टर अटेम्प्ट किया, ये सब चीजें मैंने पढ़ाया है वहां पे, ठीक है। द कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 होता है, इक्वल टू 0, डेल्टा H मिक्स इक्वल टू 0, डेल्टा V मिक्स इक्वल टू 0, ये आइडियल सॉल्यूशन है। ग्रेटर देन और लेस देन 0 होने से वो भाई साहब पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फॉलो करता है राउल्ट लॉ से, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is a colligative property? Colligative property क्या क्या है याद रखना। Relative lowering in vapor pressure, सिर्फ vapor pressure colligative property नहीं है, lowering in vapor pressure भी colligative property नहीं है, relative lowering in vapor pressure। Next, elevation in boiling point, ये colligative property है। অকল যদি boiling point বুলি কয় হেতু কিন্তু নহয়, কিন্তু freezing point নহয়, depression in freezing point হয় আৰু osmotic pressure। তো এইকেইটাৰ মাজত আমি বিচাৰিব লাগিব, surface tension नहीं, viscosity नहीं, osmotic pressure। ये रहा, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला है पाई इक्वल टू CRT, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू इक्वल हो तो हम लोग उनको आइसो माने सेम आइसोटोनिक বুলি কও, ঠিক আছে। যদি অসমোটিক প্রেসার এটা আরতকৈ কম হয়, কমটোক আমি হাইপোটনিক বুলি কম উইথ রেসপেক্ট টু দা আদার, আর বেছিটোক আমি হাইপারটনিক কম উইথ রেসপেক্ট টু দি আদার। তো ইয়াত আইসো বুলি কৈছে, সেম অসমোটিক প্রেসার আমাৰ আনসার হ'ব। ফার্স্ট স্লাইড আমাৰ হৈ গ'ল, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला था यूनिट ऑफ एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो भाई फॉर्मूला अपना है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तो KB का यूनिट निकालना है जो कि होगा डेल्टा TB डिवाइडेड बाय M। अब देखो ध्यान से, ये तो क्या है भाई, ये टेम्परेचर है, इसका यूनिट केल्विन हो जाएगा, और ये हो गया तुम्हारा मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो भाई ये वाला टर्म जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा केल्विन kg, नीचे है मोल तो मोल -1, केल्विन kg मोल -1। पहला ऑप्शन आंसर हो गया, केल्विन kg मोल -1, ऑप्शन नंबर A। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, मोलर कंडक्टिविटी का बताना है। मोलर कंडक्टिविटी बेसिकली मुझे तो याद ही है, पहला वाला साइमन मीटर स्क्वायर मोल -1, ये होना चाहिए, साइमन मीटर स्क्वायर मोल -1। मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला से देख सकते हो, कप्पा बाय C करके, साइमन स्क्वायर मीटर मोल इनवर्स। ऐसा यूनिट पूछा है ना तो सेंटीमीटर मत लेना। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, द प्रोडक्ट एट द
कैथोड इज, ठीक है, ये भी मैंने पूरा लिस्ट बना के रखा है। मोल्टेन NaCl अगर लोगे, मोल्टेन NaCl अगर लोगे तो जो तुम्हारा सोडियम आयन है ना, वो सोडियम मेटल में जाके रिड्यूस होगा कैथोड में, तो सोडियम मेटल विल बी द आंसर। कैथोड पूछा है, हाँ कैथोड में तो यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नर्स इक्वेशन हम लोग कब यूज करते हैं? नर्स इक्वेशन बेसिकली ई सेल निकालने के लिए, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ रिएक्शन कोशेंट। इक्विलिब्रियम में इसको Kc के बराबर कर देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट दिस। सो सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ये है, ये जनरली क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं देने से भी हम लोग ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखना यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लेना है। ऑक्सीडेशन वाला लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सब थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया। जिन स्टूडेंट से मेरा थ्योरी क्लास करके ये अटेम्प्ट कर रहा है ना, उसको कुछ फील ही नहीं होगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी फैराडेज ऑफ चार्ज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, सब कैमरा में ठीक है ना, हाँ। How many Faradays of charge are required to reduce 1 mole of Al plus 3, 1 mole of Al plus 3 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा? तो भाई 1 मोल के लिए 1 फैराडे, 3 मोल के लिए 3 फैराडे, खत्म, 3। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है रस्टिंग, रस्टिंग माने कोरोशन का, जो आयरन वाले को हम लोग रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले सिचुएशन में ये कौन सा है? तो ये भाई हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट में ही पढ़ा था, इट्स अ इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना। मैंने बहुत डिटेल्स में इनफैक्ट रिएक्शन लिखा के भी रस्टिंग को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। 11 पूछता है कि तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा जो रेट कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो रेट का जो फॉर्मूला है वो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ द रिएक्शन को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, का पावर 1। तो बेसिकली अगर तुम कंपेयर करते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज रेट माने कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम K का निकालना है, और ये तो सिर्फ कंसंट्रेशन है। तो तुम देख सकते हो कंसंट्रेशन वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो K का जो वैल्यू मिल रहा है 1/t, टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है, तो 1/सेकंड यानी कि सेकंड इनवर्स हो जाएगा। सेकंड इनवर्स इज द आंसर, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने बोला भी था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टी हाफ का वैल्यू होता है 0.693 डिवाइडेड बाय K। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट तो आ रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन वाला टर्म नहीं आ रहा है, जिसको हम लोग R0 या A0 से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस विल बी द आंसर। टेम्परेचर तो इंपैक्ट करता ही है, कैटलिस्ट भी करता है। लास्ट में हम लोग इस चैप्टर का पढ़ते हैं कि रिएक्शंस को किस प्रकार से टेम्परेचर और कैटलिस्ट इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन ये बायो में भी पूछ सकता है, बायो में एंजाइम रिलेटेड पूछ सकता है। ए कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय, कैसे करता है कैटलिस्ट? ये मैंने थ्योरी में भी लिखवाया है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। सो बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। इट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन गाइस, ओके, वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। 14, मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। देखो मॉलिक्युलरिटी हमें जो कितना रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाता है, वही मॉलिक्युलरिटी है। मॉलिक्युलरिटी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। 0 मतलब कि कोलाइड ही नहीं किया, तो 0 इज नॉट द आंसर, ओके। ऑर्डर 0 हो सकता है, इसलिए हम लोग 0 ऑर्डर पढ़ते भी है। 15 नंबर डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा है, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स so that their energy becomes equal to the threshold value. So threshold is basically one particular energy plus energy of reactant. That particular energy is known as activation energy. AJ option number C. ठीक है सर। 16 की कैसे, which of the following transition metal ions is colorless in aqueous solution? ये मैंने आज ही D ब्लॉक का जो लेक्चर रिकॉर्ड किया उसमें मैंने बोला था, दिस इज क्लियर कट स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम +3। क्योंकि तुम देख सकते हो चाहो तो स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 21 होता है, ध्यान से देखना। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 3D लिखना है और 4s लिखना है और एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो ये 3D2 4s1 ये है कॉन्फ़िगरेशन। अब स्कैंडियम अगर +3 में है तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, 4s वाला इलेक्ट्रॉन गया, 3D वाला इलेक्ट्रॉन भी गया। अगर 3D में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कहाँ DD ट्रांजिशन होगा? DD ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर कहाँ से निकलेगा?
बाकी सब में देखो डी मिलेगा, बाकियों में देखो डी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्ट फैक्चुअल पूछा है, ये भी मैंने नोट्स में लिखवाया है। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें डी 1 से 10 होगा और एस जो है वो तुम्हारा 1 या 2 होगा। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 लग रहा है। ठीक है, 1 इज द आंसर। n-1 डी 1 to 10, ns का वैल्यू 1 से 2, ये भाई है जो है सो है। ठीक है, ये एप्लीकेशन में एक सवाल पूछ दिया, व्हिच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस मतलब H2SO4 का जो प्रिपरेशन में उसमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज होता है। नेक्स्ट, व्हिच मेटल्स मतलब व्हिच सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज द कॉइनेज मेटल। कॉइन बनाने ये तुमको पढ़ने का जरूरत है क्या? डे टू डे लाइफ में सोचो, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी नहीं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। हाँ, राजा लोग पहले सोने का सिक्का बनाता था, सिल्वर का। ठीक है, कॉपर, ये बी और विल बी द आंसर, बाकी तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 20 में कि जो तुम्हारा NiCO4 इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। बहुत बढ़िया सवाल है, याद रखना। ये जो लाइगेंड है, ये जो हम लोग यहाँ पे तो कार्बोनिल बोलते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड डे टू डे लाइफ में CO को बोला है, यहाँ इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग कार्बोनिल बोलते हैं और इसमें कुछ चार्ज नहीं होता। तो तुमको जैसे ही पूछा है NiCO4 इसमें तुम्हें पूछा है तो बाहर कोई चार्ज नहीं है, इसमें भी चार्ज होता नहीं है, तो निकल में कोई ऑक्सीडेशन नंबर आएगा ही नहीं, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। ये भी फैक्चुअल सवाल है। EDTA कौन सा टाइप का लाइगेंड है? EDTA इज अ हेक्साडेंटेट लाइगेंड। ठीक है, 6 जगह से डोनेट कर सकता है हेक्साडेंटेट लाइगेंड। फुल फॉर्म पता है? इथाइलिन, डायमाइन, टेट्रा एसीटेट। 6 डोनर एटम है इसके पास, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन, जिसके कारण से ये बनाता है ये। ठीक है, फिर तुमको पूछा है द ज्योमेट्री ऑफ PtCl4 2- कॉम्प्लेक्स। देखो इसमें हमें इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। 4 में या तो टेट्राहेड्रल होता है या फिर स्क्वायर प्लेनर होता है। अब तुमको सोचना है कि टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा। तो अगर 3D को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, 3D को अगर बिलोंग नहीं करता तो उसका हाइब्रिडाइजेशन 4 जब होता है तो या तो sp3 होता है टेट्राहेड्रल या dsp2 होता है स्क्वायर प्लेनर। लेकिन अगर 3D वाले एलिमेंट नहीं है, प्लेटिनम में नीचे वाला है, तो स्क्वायर प्लेनर ही आंसर हो जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, हमें पूरा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखने का भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधी हिट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी थोड़ा फैक्चुअल टाइप ही है, IUPAC का रूल से सवाल पूछा है। IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से व्हाट इज द सफिक्स यूज्ड फॉर द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस विद अ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होने से हम लोग 8 लगाते हैं। ठीक है, लास्ट में ATE लगा देंगे। चलो, ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन आया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स फास्टेस्ट बाय SN1। ठीक है, SN1। तो तुम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बना दो। 1 क्लोरोब्यूटेन बोला है, 1 क्लोरोब्यूटेन इज दिस 1 2 3 4। ब्यूटेन 4 कार्बन है। ठीक है, और क्लोरीन यहां लगा दिया। बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस करो, CH3 CH2 CH2, 2 बॉन्ड बना चुका है CH2। ठीक है, उसके बाद 2 क्लोरोब्यूटेन, CH3 CH2 CH2, यहां Cl लगाओ और यहां तुम्हारा CH3 हो जाएगा, इसमें CH होगा। ठीक है, ये सेकंड वाला हो गया। फिर बोला है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3, यहां क्लोरीन है और यहां पे मिथाइल ग्रुप है CH3, ये 4 बॉन्ड बना चुका है, ये तुम्हारा CH3 हो जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन है। और फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का बेसिकली मतलब क्या है कि भाई एक ही क्लोरीन है ये। ठीक है, तो अब अगर हमें इनको कंपेयर करना है तो देखो, क्लोरीन को हटाओ, कार्बोकैटायन बनाओ। SN1 में कार्बोकैटायन से जज होता है, तो इसको हटाया, इधर प्लस आया। ठीक है, 1 2 3, हाँ। फिर इसको हटाया, इस पे प्लस आया, इसको हटाया, इस पे प्लस आया, और इसको हटाया, इस पे प्लस आया। अब तुम खुद देख लो, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पता है कि नहीं? टर्शियरी आता है, फिर सेकेंडरी आता है, फिर प्राइमरी आता है, और फिर मिथाइल वाला आएगा। ठीक है, तो अगर तुम इस वाले ऑप्शन में देखते हो तो 1 कार्बन के साथ जुड़ा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। यहाँ 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ये वाला, तो सेकेंडरी है।
यहाँ ये 3 दिन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो ये टर्शरी है, टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल, और ये तो भाई साहब मिथाइल हो गया। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल, इंटरमीडिएट के ऊपर SN1 का स्पीड डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, फिंकलस्टाइन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल हो गया। ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जहां पे ड्राई एसीटोन यूज किया जाता है सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड को बनाने के लिए। अगर तुम कोई भी तरह का एक तरीके से तुम सॉरी सोडियम आयोडाइड को नहीं, मतलब सोडियम आयोडाइड को लिया जाता है और ड्राई एसीटोन को लिया जाता है। ये फिंकलस्टाइन डायरेक्ट याद रखना फैक्चुअल है, आयोडाइड के लिए होता है। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, क्लोरीन और ब्रोमीन के जगह में हम लोग आयोडीन को लेकर के आएंगे। ठीक है, मैं ऐसे याद रखता हूं कि भाई हैलोजन एक्सचेंज में या तो फ्लोरीन का एक्सचेंज होगा या फिर आयोडीन का एक्सचेंज होगा, 2 एक्सचेंज रिएक्शन है। बाकी क्लोरीन ब्रोमीन तो मोस्ट कॉमनली रिएक्ट करता रहता है। तो फिंकलस्टाइन F से शुरू होता है, तो उसका आंसर फ्लोरीन नहीं होगा, बचा कौन? आयोडीन, वही। ठीक है, क्योंकि F का उल्टा हमें सोचना है, F का F के साथ मैच नहीं है, उल्टा साइकोलॉजी लगाना है। ठीक है, फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी अल्कोहल, तो तुम्हें देखना पड़ेगा प्राइमरी कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है। प्रोपेन 1 ओल, 1 2 3, प्रोपेन 1 ओल यहाँ पे। दूसरा है प्रोपेन 2 ओल, 1 2 3 यहाँ पे वो जुड़ा हुआ है। तीसरा बोला है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल, यहाँ CH3 है और यहाँ पे अल्कोहल भी है। और चौथा बोला है ब्यूटेन, 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ओल। तो देख लो यहाँ जो कार्बन है पहला वाला, ये कार्बन सिर्फ एक का से जुड़ा है, प्राइमरी, यही प्राइमरी अल्कोहल हो गया, प्रोपेन 1 ओल। बाकियों को देखना है तो देख लो, ये कार्बन जिसमें OH जुड़ा हुआ है, ये इधर भी कार्बन के साथ अटैच है, इधर भी, तो ये सेकेंडरी हो गया। और अगर तुम इसको देखते हो, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो 1 2 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, टर्शरी हो गया। और इसको भी देखोगे तो इधर एक और इधर एक जुड़ा हुआ है, तो ये सेकेंडरी है। हमको प्राइमरी पूछा था, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 27, फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव, भाई साहब फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडर को करता है ब्रोमीन वाटर के साथ, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बना देगा। बहुत फेमस है ये फिनॉल है। ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बना देगा। ठीक है, उसके बाद 28 बोलता है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल with concentrated H2SO4 at 443 केल्विन। ठीक है, ये क्या देगा भाई? जब तुम इथेनॉल को एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराओगे तो इससे क्या होगा? अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा। ये डिहाइड्रेशन के लिए है, और जैसे ही डिहाइड्रेशन होगा तो डबल बॉन्ड आएगा, एलिमिनेशन होने से ही डबल बॉन्ड आता है। तो देख लो कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो इथीन, बहुत फेमस है भाई। इथेन तो नहीं होगा, डाई इथाइल ईथर भी नहीं होगा, इथानेल एल्डिहाइड भी नहीं होगा। दिस इज, देखते ही हमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर टिक करना है, करने का जरूरत भी नहीं आगे। ठीक है, फिर बोलता है विलियमसन सिंथेसिस, इसको तो पूरा नाम से याद रखो भाई, इसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तो हमेशा याद रहेगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसको विलियमसन सिंथेसिस बोलना ही मत तुम लोग, इसको बोलना विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ओके, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। यहाँ एल्काइल हैलाइड का हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करा के ईथर बनाते हैं। फिर बोलता है द क्लीवेज ऑफ एनिसोल, एनिसोल का अगर तुम क्लीवेज करोगे तो क्या मिलेगा? फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड, आयोडोबेंजीन और मिथानॉल, बेंजीन एंड मिथाइल हाइपोआयोडाइड, और फिनॉल और मिथानॉल। फिनॉल तो मिलेगा ही, उसके साथ क्या मिलेगा? देखो 2 बॉन्ड है ना, एक तो है तुम्हारा OCH3 और तुम्हारा दूसरा है OC6H5। अब तुम बता सकते हो इनमें से वीकर बॉन्ड कौन सा है, तब जवाब मिल जाएगा तुमको। इन दोनों में वीकर बॉन्ड OCH3 वाला है, तो जो अटैक होगा, ठीक है, वो कहां होगा? CH3 ग्रुप में होगा। CH3 ग्रुप में होगा तो यहां अगर अटैक हुआ तो एक तो आयोडीन आके जुड़े, मिथाइल आयोडाइड का है, ये रहा फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड, ये होने वाला है। ठीक है, आयोडोबेंजीन फेंजीन। ओके, नेक्स्ट 31, ये भी नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। रोजेनमन रिडक्शन से हमें क्या मिलता है?
ठीक है, रोजेनमंड से क्या मिलता है भाई साहब, देखो एसाइल क्लोराइड को जब तुम हाइड्रोजिनेट करोगे कैटलिस्ट के साथ, कौन सा कैटलिस्ट, पैलेडियम हो गया, ठीक है, बेरियम सल्फेट, ये सबसे हमें अल्टीमेटली एल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, एल्डिहाइड क्या क्या ऑप्शन दिया, एल्डिहाइड फ्रॉम एसिड क्लोराइड, हाँ यही होगा रोजेनमंड, डायरेक्ट बाय नेम रिएक्शन। ये सब मेरे दिमाग में जैसे याद है तुमको भी याद रहना ही पड़ेगा, उपाय नहीं। अब एग्जाम में अगर कोई रिएक्शन देता मैं तुमको करके दिखाता कैसे हम लोग आंसर तक पहुंचते, ठीक है, बट मेन चीज पता होना चाहिए। 32 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। एसिटल्डिहाइड हो गया तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसीटोन हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया तुम्हारा HC डबल बॉन्ड OH, और प्रोपानेल हो गया 1 2 3 प्रोपानेल नेल, ये हो गया C डबल बॉन्ड OH CH2 CH3। अब तुम देखो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसके साथ जो कार्बन है उसमें जो हाइड्रोजन होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ देखोगे तो इधर भी है, इधर भी है, 6 6 है, इसमें देखोगे तो इधर 2 है, और इसमें अगर देखोगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है, नेक्स्ट कार्बन जो है अल्फा कार्बन उसके साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में देखो डायरेक्ट हाइड्रोजन है, कोई कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन नहीं, अल्फा कार्बन तो है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा, तो हमारा आंसर होगा फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है। नेक्स्ट गाइज अनदर फैक्चुअल क्वेश्चन, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, कहा गया ये रहा एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, याद रखना है, याद रखना है एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसका यूज है एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। कैनिजारो इज अ कैनिजारो में डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, और जैसे एल्डोल का जस्ट उल्टा है, एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अपने को नहीं चाहिए। So aldehydes having alpha hydrogen, no, that is for aldol. Aldehyde having no alpha hydrogen, yes. अभी formaldehyde अगर देता तो उसमें कैनिजारो होता, ठीक है। 35 पे बात करते हैं। Which of the following is the strongest acid? Strongest acid, acetic acid, monochloroacetic acid, dichloroacetic acid, अरे भाई ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड ही होगा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। 3 क्लोरीन लगा हुआ है भाई, 3 क्लोरीन लगा हुआ है, वो बहुत भिखारी बना देगा उसको। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। क्लोरीन जितना ज्यादा है ऐसे याद रख लियो अभी के लिए। 36 याद क्या रखना है, लॉजिक लगा सकते हैं, ये भी नेम रिएक्शन है, ये सब नेम रिएक्शन जहां जहां है मैंने सारा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डाल दिया, इसमें से तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ठीक है। हेल वॉलहार्ड जेलिंस्की HVZ रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। यस, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उनको हेलोजिनेट किया जाता है अल्फा पोजीशन में, जब हम लोग यहाँ पे क्लोरीन या फिर ब्रोमीन का रिएक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, ठीक है। याद रखने का तरीका, हेल जहन्नम, नर्क आग होता है, आग को जब भी हम लोग इमेजिन करते हैं फायर एलिमेंट को तो दिमाग में रेड आता है, जैसे मार्स रेड है, ठीक है। अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Another factual question, सारा फैक्चुअल क्वेश्चन डाल दिया जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, इनसे बाहर क्या पूछेगा। हिंसबर्ग्स रिएजेंट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन, ये एमाइन चैप्टर का ही है, ये क्या है हिंसबर्ग रिएजेंट, इट इज बेसिकली C6H5SO2Cl, ओके, C6H5SO2Cl, व्हाट इज दिस, बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड, ये रहा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। 37 का आंसर हो जाएगा 2। टर्शियरी एमाइंस के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट अगेन अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बोलेमाइन रिएक्शन कौन देता है, कार्बोलेमाइन। कार्बोलेमाइन रिएक्शन प्राइमरी एमाइंस देता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस को जब तुम हीट करोगे क्लोरोफॉर्म के साथ या फिर इथानोलिक KOH लोगे अगर, हाँ, तो कार्बोलेमाइन इज प्राइमरी, ओके, वेरी फेमस। ये सब चीजें ना मतलब पढ़ा के हमें याद ही हो गया है। तुम लोग तो भाई साहब, तुम लोग ने अभी अगर 12 अच्छे से पढ़ा है तो ये सब डिस्टिंक्शन वाले पॉइंट्स है, टीचर्स को ये सब पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहिए इनफैक्ट, ठीक है। आइसोसाइनाइड बनेगा इसलिए कार्बोलेमाइन नाम है,
फाउल स्पेल होता है, पता चल जाता है। 39 एनिलीन रिएक्ट्स विद नाइट, ये भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है। नाइट्रस एसिड के साथ एनिलीन जब रिएक्शन करेगा एट 273, ये तो कितना सारा रिएक्शंस में हम लोग यही से शुरू करते हैं। सारा रिएक्शन बेसिकली ये बनने के बाद ही होता है अमाइन चैप्टर में। तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। उसके बाद बाकी का जो भी तुम रिएक्शन देखते हो एनिलीन में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का ये तरीका होता है, ठीक है। डायजोटाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, बहुत अच्छा इंटरमीडिएट है। विच इज द मोस्ट बेसिक एमाइन इन एक्वस मीडियम, ठीक है। तो देखो बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है मिथाइल एमाइन के केस में, यहाँ पे सब मिथाइल एमाइन एग्जाम्पल में ही देके रखा है, एमोनिया को छोड़ के मिथाइल एमाइन ही है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए एक्वस मीडियम में सेकेंडरी देन प्राइमरी देन टर्शरी आता है 2 1 3, ठीक है, 2 1 3। तो हमें अब ढूंढना पड़ेगा कौन सा सेकेंडरी है इनमें से। एमोनिया को तो छोड़ ही दो, मिथाइल एमाइन NH2 एक ही कार्बन, फिर डाई मिथाइल एमाइन, डाई मिथाइल यहां ये सेकेंडरी हो गया, ये आंसर है। और ट्राई मतलब बाकी नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन दो, CH3 यहां पे भी CH3 CH3, ठीक है, ओके। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, सेकेंडरी इज हाईएस्ट, ओके। सिंपल कॉन्सेप्ट है, 2 1 3 याद रखना एक्वस मीडियम के लिए, 2 1 3 याद रखना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड यहाँ पे ग्लूकोज, बाकी ये सुक्रोज इज मेड ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, इट्स अ डाइसैकेराइड। लैक्टोज इज मेड ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इट इज आल्सो अ डाइसैकेराइड फाउंड इन मिल्क। एंड मेल्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अनदर डाइसैकेराइड। पहले जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को मुंह में लेते हैं, स्टार्च को, पहले वो मेल्टोज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद बॉडी में बाद में जाके ग्लूकोज में होगा। 42 की बात करते हैं। द लिंकेज दैट होल्ड्स मोनोसैकेराइड टुगेदर, बहुत फेमस है भाई, इट इज नोन एज, कार्बोहाइड्रेट्स में हमेशा याद रखना बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल, तो भाई डेका फैट सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल क्या क्या रहेगा, बी और सी, तो विटामिन सी ऑप्शन में उसको हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 44, ड्यूरिंग डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स व्हिच स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, ऑलवेज रिमेंबर, जैसे डीनेचरेशन, अंडा को बॉईल किया, डीनेचरेशन हुआ, गर्म देने से, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से जो नेचुरल प्रोटीन जो रहता है टर्शरी स्टेट में वो चेंज होकर प्राइमरी में पहुंच जाता है। प्राइमरी टू जो है वो इंटैक्ट रहता है, वो चेंज नहीं होता, जिसमें अमाइनो एसिड चेन में अरेंज है। सेकेंडरी मतलब 2D मॉडल है, या तो अल्फा हेलिक्स जैसा होगा या बीटा प्लेटेड शीट होगा। टर्शरी इज अ 3D ऊन के गोले जैसा। और क्वाटनरी जैसे अपना बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, 2-3 टर्शरी जब जुड़ा होता है आपस में, हीमोग्लोबिन में तो 4 है। 45 बोला है द नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट ओनली इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। मैंने बायो में भी बोला था आरएनए में सिर्फ यूरेसिल होगा, आलू गोभी कट, ठीक है, ये दोनों में मिलता है। इनमें से यूरेसिल जो है वो आरएनए में मिलेगा, डीएनए में नहीं मिलेगा। और थाइमिन जो है वो तुम्हारा डीएनए में मिलेगा, आरएनए में नहीं मिलेगा। तो हमको पूछा है डीएनए में जो नहीं मिलता तो यूरेसिल विद द आंसर। 46 ज्वीटर आयन इज फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड्स, बेसिकली अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड में क्या क्या है तुम्हारा, NH2 ग्रुप है, COOH ग्रुप है, हाइड्रोजन है, और एक तुम्हारा वेरिएबल ग्रुप है। अब यहां अगर तुम देखोगे, यहां अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो ये तुम्हारा COO माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर छोटा सा हाइड्रोजन एक को अपने पास लेके आए तो NH3 प्लस हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है, एक ही आयन में तुम देख रहे हो पोलर जैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, प्लस भी है माइनस भी है, इसको ज्वीटर आयन बोलते हैं, ठीक है। ये अमाइनो एसिड का खास चीज है, अमाइनो एसिड। नेक्स्ट बोलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर तुम रिएक्शन कराते हो ड्राई आइस के साथ, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और उसके बाद अगर तुम एसिड हाइड्रोलाइसिस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। तो ये भाई साहब डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है फ्रॉम द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जैसे ही तुम कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड करोगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा, और उसके बाद जैसे ही तुम एसिडिफिकेशन कर दो, एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो सीधा सीधा अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरा वीडियोस देखो भाई, वीडियोस देखोगे तो तुम्हें लगेगा क्या क्वेश्चन आया है एग्जाम में, सब कुछ कवर्ड है।
मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर तुमने वीडियो लेक्चर्स किया और Q&A सेशंस अटेंड किया, आइदर क्वेश्चन सेम टू सेम होगा या रिलेटेड होगा, कि तुमने मेरे मुंह से कहीं ना कहीं सुना होगा। नेक्स्ट 48 अगेन अनदर फिर लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट हम लोग अल्कोहल के लिए करते हैं। अल्कोहल को डिफरेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, एमाइन नहीं, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल, ये रहा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंक्शन करने के लिए लूकास टेस्ट किया जाता है। लूकास रिएजेंट क्या है पता है कि नहीं? कंसंट्रेटेड HCl प्लस एक्वस ZnCl2, ये लूकास रिएजेंट है, ठीक है। कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस, एक्वस नहीं, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, ओके, वी डू दिस एंड देयर इज दिस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। पूरा का पूरा समय वाला फैक्टर है। नेक्स्ट द IUPAC नेम ऑफ एसीटोन। पहले तो एसीटोन जानना ही पड़ेगा कौन सा एसीटोन इज दिस। कुछ फेमस कॉमन नेम्स हमें याद होना चाहिए। अब IUPAC का रूल लगा देंगे, नंबरिंग करो कहीं से भी करो, इधर 2 आएगा, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग लेंगे प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और कीटोन के लिए वर्ड आता है ओन। 2 वावेल एक सामने नहीं आता तो ये कट जाएगा, तो नाम होगा प्रोपानोन। ये रहा, B is the answer. And last question of this session, Hofmann bromamide degradation involves the conversion of an amide to a primary amine with। तो Hofmann bromamide में क्या होता है, जो amide है उसका रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन के साथ करते हैं बेसिकली, एक्वस या फिर इथेनॉलिक सॉल्यूशन NaOH का ले लेंगे, और उससे क्या होगा, लॉस होगा कार्बोनिल कार्बन का इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। तो डिग्रेडेशन हो रहा है, तो डिग्रेडेशन होने के कारण से एक कार्बन कम होगा, 1 कार्बन लेस, ओके, आई विल गो विद 1 कार्बन लेस, ठीक है। तो इसी के साथ हमने अपना, थोड़ा सा मेरा एलर्जी भी हो रहा है, ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, बट क्लास तो ले लिया ना। हाँ, तो अब हम लोग और 3 सेशंस लेंगे और ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। मैं फिर से कहूंगा, लास्ट तक देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा बात है, तुम्हारा ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। और भी अगर हेल्प चाहिए, ऐप में जाओ, इज द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स फॉर SSU HSC EE। इट्स नॉट समथिंग दैट वी डिजाइन फ्रॉम ChatGPT that you get in YouTube. It's a very well structured thing, okay? Even for AU CET you guys have got more time, right? एंड मैं नीट के लिए भी, रीनीट के लिए भी कुछ क्वेश्चन आंसर सेशंस लेके आऊंगा, अच्छा बढ़िया बढ़िया, उसको भी डेफिनेटली करना तुम लोग का भी हेल्प ही होगा, कुछ क्वेश्चन तो तुम लोग के लेवल का ही होगा, ठीक है।